Hello guys, I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगे, प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल के लिए सपोर्ट बनिए। चलिए देखते हैं जिस तरीके से हम आपको हेल्प कर रहे हैं, होपफुली आप भी हमें हेल्प करेंगे इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर। तो आज हम लोग बीकॉम पास और बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बीकॉम में जरूर आता है क्योंकि नया टॉपिक होता है ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें आपके पास टॉपिक है इनलैंड ब्रांचेस, जिसके न्यूमेरिकल हम आपके साथ कंसेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, फिर आपको इसके न्यूमेरिकल कंसेप्ट समझाएंगे। होपफुली आप इस वीडियो को देखने के बाद आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे और अपने एग्जाम में बिना किसी और हेल्प के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले मुझे समझना है थ्योरेटिकली कि व्हाट इज ब्रांच। तो ऐसा नहीं है कि हम ब्रांच के बारे में नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि ब्रांच क्या होती है। जैसे आपके पास कोई भी मेन एक जगह पर आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, तो अब आप एक एरिया में सक्सेसफुल होने के बाद जब उसका एक और ऑफिस खोलते हैं, एक और जगह पर अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, तो उसे उसकी जनरली क्या बोला जाता है, ब्रांच बोला जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। अगर रिलायंस की एक जगह पर बिजनेस बहुत अच्छा फ्लरिश हुआ तो वो एक और जगह उसको खोल रहा है, तो दैट इज व्हाट द ब्रांचेस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। अब जहां पर आपका मेन बिजनेस था, जहां आपने पहले ऑपरेट किया था, जहां पर आप रजिस्टर्ड हुए थे, जहां पर आपका मेन जो है आप कह सकते हो रजिस्टर्ड ऑफिस है, उसे बोलते हैं हेड ऑफिस, राइट। और जितनी भी और जगह खुल रहे हैं आपके बिजनेसेस, वो उस पर्टिकुलर हेड ऑफिस का क्या है, ब्रांच। क्योंकि डियर याद रखना कि आपका जो मेन ऑफिस है वो एक ही जगह रजिस्टर्ड हो सकता है, बाकी सारी ब्रांचेस कहलाती हैं जो उसी नाम से उसी तरीके से ऑपरेट कर रही हैं और जगह पर, राइट। तो दो वर्ड हम बार बार डिस्कस करेंगे, हेड ऑफिस और ब्रांच। तो जो मेन आपका ऑफिस है वो हेड ऑफिस है, और जो उसकी फर्दर और बिजनेसेस खुल रहे हैं उसी ऑपरेशन को चलाते हुए, कंटिन्यू करते हुए, उसे हम बोलते हैं ब्रांच। अब ब्रांच के कुछ टाइप भी हैं, उनको भी जरा डिस्कस कर लेते हैं, थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक ब्रांच होती है, फॉरेन ब्रांच होती है। डोमेस्टिक ब्रांच क्या होगी, जो विद इन द कंट्री आप लोग खोल रहे हैं, वो आपकी क्या हो गई, डोमेस्टिक ब्रांच हो गई। और अगर आप अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से बियॉन्ड जाकर अपने बिजनेस खोलते हैं तो वो क्या हो गई, फॉरेन ब्रांचेस। अब एसबीआई जो है आपका बैंक है, उसकी जो ब्रांचेस है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड है आपके पास, तो ये एक तरीके से फॉरेन ब्रांच हो गई उनकी, जितनी भी बाहर है अमेरिका में या फिर कहीं पर भी, तो वो फॉरेन ब्रांचेस हो जाती हैं, राइट। तो अगर विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आपकी ब्रांचेस हैं तो डोमेस्टिक ब्रांच, बाउंड्री से बाहर चले गई तो फॉरेन ब्रांचेस, राइट। एक और ब्रांचेस का क्लासिफिकेशन है, दैट इज डिपेंडेंट ब्रांचेस और इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। इसे भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डियर देखिए, दो तरीके के बॉस होते हैं, राइट। जो एक होता है कि अपने सबऑर्डिनेट्स को पूरा फ्रीडम दे देता है कि आप जैसे काम करना चाहते हैं करिए, मैंने सिर्फ आपको काम सौंप दिया है, राइट। दूसरे तरीके का होता है कि मैं आपको बताऊंगा क्या करना है और कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा, सिर्फ आपको काम करना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हेड ऑफिस की अप्रोच भी अपनी ब्रांच को लेकर दो तरीके की होती है। अगर पूरे तरीके से ब्रांच का कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में है, कैसे ऑपरेट करना है, किस तरीके से काम होगा, सारी वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल थिंग्स आर ऑपरेटेड बाय हेड ऑफिस, देन दिस टाइप ऑफ ब्रांच आर नोन एज डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी पे डिपेंड हो रहे हो, तो ब्रांच यहाँ हेड ऑफिस पे डिपेंड कर रही है सारी ऑपरेशंस के लिए, सारे इंस्ट्रक्शंस के लिए। यहाँ सबका मतलब ऑल नहीं होता डियर, छोटी मोटी जो चीजें हैं वो ब्रांच अपने आप डिसाइड कर सकती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय द हेड ऑफिस। दैट इज व्हाट द डिपेंडेंट ब्रांच ऑल अबाउट। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। ऑब्वियसली द अपोजिट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच, जो पूरे तरीके से ऑटोनॉमी में काम करती है। ऑटोनॉमी मींस फ्रीडम, नए नए वर्ड सीखने हैं हमें, ठीक है। तो फ्रीडम हमारे पास इंडिपेंडेंट ब्रांच, दैट मींस जहां पर ब्रांच की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां का मैनेजमेंट खुद संभालता है, राइट। जो डिसीजन मेकिंग है, अब मेजॉरिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में हो गई, ब्रांच में हो गई, ठीक है। तो आपके पास ये चार टाइप की ब्रांचेस होती हैं। थ्योरेटिकली अगर आपसे कोई पूछे तो ये दो बेसिस है क्लासिफिकेशन के। अगर टेरिटरी के बेसिस पे क्लासिफाई करना है तो डोमेस्टिक और फॉरेन, और अगर डिसीजन मेकिंग कंट्रोल की बात करें तो पूरा कंट्रोल अगर हेड ऑफिस के हाथ में है तो डिपेंडेंट ब्रांचेस। अगर कंट्रोल हेड ऑफिस के हाथ में नहीं है, ब्रांच अपने आप से ऑपरेट करती है किस तरीके से वर्किंग करना है, तो वो आपके पास हो जाती है इंडिपेंडेंट ब्रांच, राइट। अब हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते थ्योरी पर, और हम ये देखते हैं कि जो इनकी अकाउंटिंग होती है, यानी किस तरीके से ये लोग अपनी ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई भी बिजनेस है,
चलिए मान लीजिए कि मेरा किसी भी तरीके का बिजनेस है, क्लॉथ बिजनेस है, वो दिल्ली के एक एरिया में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो मैं दूसरे एरिया में जो उसकी ब्रांचेस खोल रही हूँ, चलो दिल्ली में नहीं छोड़ के मैंने बैंगलोर में खोल ली, ठीक है, या चंडीगढ़ में खोल ली, तो मुझे ये जानना है ना कि उस चंडीगढ़ ब्रांच से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ या बेंगलोर ब्रांच से कितना प्रॉफिट हुआ। तो कैसे हम उस प्रॉफिट को निकालते हैं या लॉस जो भी हुआ है उन ब्रांच के प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं, उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो हम इस चैप्टर में आप लोगों को सिखाएंगे। इसके लिए हमें 2 मेथड सीखने हैं, जिसमें से आज हम आपके साथ पहला मेथड डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो पे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, और जब आपको लगे कि हाँ हमें न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ेंगे, राइट। अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को इन वीडियो से इतनी मदद मिले कि आप लोगों को फर्दर गाइडेंस की जरूरत ना पड़े। स्टिल देखिए, आपके कॉलेजेस हैं या आपके कुछ और रिलेटिव्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, तो जितनी गाइडेंस मिले उतनी कम होती है डियर, ठीक है। तो डेटा सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले 2 सिस्टम हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, 2 मेथड है, डेटा सिस्टम और स्टॉक एंड डेटा सिस्टम। पूछा जाए जी मैम कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी कोई भी आ जाता है। और ऐसा प्रेडिक्शन लगाना भी जरूरी गलत है कि आप कहें कि पिछले साल का हमने पेपर देखा था उसमें डेटा सिस्टम आया था तो अब स्टॉक डेटा सिस्टम आएगा। बिल्कुल ऐसा ट्रू नहीं है। ऐसा भी हो सकता है 2 साल से लगातार डेटा सिस्टम आ रहा है, ठीक है, 3 साल से लगातार डेटा सिस्टम आ रहा है, कभी भी स्टॉक डेटा सिस्टम आ सकता है। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों को इक्वली करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर मैंने क्यों पिक करा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपके जो बीकॉम फर्स्ट ईयर है, क्योंकि ये सबसे इजी और स्कोरिंग है डियर। क्यों इजी है? क्योंकि जितने पुराने चैप्टर्स आप लोगों के पास हैं जो 11th 12th में आप पढ़ के आए हैं, वो भी कुछ हद तक आपको इस पे मिलेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा सा आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, थोड़ा टफ क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, क्योंकि वही सेम 12th वाला 11th वाला क्वेश्चन थोड़ा ना दे देंगे आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये आपके पास एक नया टॉपिक है तो ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं दिया जाता, और ये इजी भी है और आसानी से आप इसे समझ भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा सिस्टम है डेटर सिस्टम। नाउ डेटर सिस्टम में आपके पास 2 अकाउंट बनाने पड़ते हैं डियर आपको, ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट, ठीक है। डेटर अकाउंट मैंडेटरी नहीं है, हम बताएंगे क्यों मैंडेटरी नहीं है। अगर 2 चीजें हमें जो चाहिए होती है ब्रांच अकाउंट की वो गिवन हो तो हमें जरूरी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में अगर मांगा है कि ब्रांच अकाउंट और डेटर अकाउंट बनाओ तो आपको बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कहा गया है कि आप बस डेटर सिस्टम से ब्रांच का P&L निकालिए तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं होती हर बार डेटर अकाउंट बनाने की, अगर हमारे पास 2 इन्फॉर्मेशन हो। लेकिन फिलहाल इस अकाउंट में, इस सिस्टम में हमें 2 अकाउंट सीखने हैं। पहला ब्रांच अकाउंट, जैसे दिल्ली ब्रांच है या फिर बॉम्बे ब्रांच है, जो भी ब्रांच है वो ब्रांच अकाउंट आप यहां पर लिखेंगे। अब उसका हम क्या निकालेंगे यहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जर्नल एंट्री भी हम सीख सकते हैं, अकाउंट से भी, सब चीजें। अब देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, जितनी भी उस पर्टिकुलर ब्रांच की एसेट्स हैं, जितनी भी, उनका ओपनिंग बैलेंस आपने यहां ट्रांसफर करना है। आप देख सकते हैं यहां पे लिखा है टू बैलेंस बीडी, जो भी हो, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, जो भी है, ये उस ब्रांच का ओपनिंग बैलेंस है एसेट्स को लेकर। ओपनिंग बैलेंस यहां आया है तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास यहां आ गया। आप देख सकते हैं बाय बैलेंस सीडी, सारी एसेट्स जो भी नाम होगा, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, उन सबका बैलेंस सीडी आप यहां लिखेंगे। इज इट ओके? क्लियर है? पक्की बात? अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा कहता है कि ब्रांच अकाउंट है या ये बैलेंस शीट टाइप लग रही है, मुझे तो एसेट्स लायबिलिटीज यहाँ पे शो होते हुए नजर आ रहे हैं। तो डियर घबराइए मत, ये कोई बैलेंस शीट नहीं है, ये एक अकाउंट ही है, जैसे P&L अकाउंट होता है। अब आप कहेंगे फिर यहाँ एसेट्स क्यों शो कर रहे हैं? आप बताइए, किसी बैलेंस शीट में ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट शो करी जाती है? सिर्फ क्लोजिंग ही तो शो करी जाती है। तो यहाँ पर ये ओपनिंग क्लोजिंग क्यों है? रीजन अगर जानना चाहते हैं तो मैं आपको रीजन जरूर बता रही हूँ। नहीं समझ में आए, फॉरगेट इट, आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप ओपनिंग एसेट यहाँ पर मान लीजिए मशीनरी 1 लाख रुपए की शो करते हैं और यहाँ पर क्लोजिंग मशीनरी 80,000 की शो करते हैं, असलियत में इस अकाउंट में सिर्फ 20,000 रुपए का इंपैक्ट डेबिट साइड पर आ रहा है, विच इज बेसिकली डेप्रिसिएशन। तो यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग शो करने के पीछे पर्पस यही है कि जो डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन हुआ है, जो फायदे और नुकसान हुए हैं, सिर्फ वो इस अकाउंट में जो है वो कंसीडर किए जा रहे हैं, ना कि एसेट्स या लायबिलिटीज। ओके, तो बैलेंस बीडी आपने यहां लिख दिया एसेट्स का, बैलेंस सीडी आपके पास यहां आ जाएगा सभी एसेट्स का। क्योंकि आपने बैलेंस बीडी एसेट्स का यहां लिखा है तो उस ब्रांच की जो लायबिलिटीज होंगी, ओपनिंग लायबिलिटी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में, वो आपने यहां लिखनी है, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग आपने यहां लिखनी है। ऑब्वियस एक चीज याद रखिए, ओपनिंग एसेट यहां है तो क्लोजिंग एसेट्स अपोजिट साइड पर होंगी। एसेट का लायबिलिटी से अपोजिट नेचर होता है तो ओपनिंग लायबिलिटी यहां, क्लोजिंग लायबिलिटीज यहां पर। ओके जी, अब क्या मेन चीज होगी, हेड ऑफिस से ब्रांच के पास माल आएगा, राइट? हेड ऑफिस से ब्रांच के पास माल आएगा तो आप यहां पर वो एक अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम है गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, इसी नाम से लिखा जाता है।
ये किस तरीके की एंट्री है, यहां पर जो माल हेड ऑफिस से ब्रांच की तरफ आया है उसे लिखा जाता है और ये माना जाता है कि इतना खर्च हो जाएगा या आपके पास ये एक्सपेंसेस, जैसे परचेजेस लिखते हैं ना ट्रेडिंग अकाउंट में, इट्स लाइक दैट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वो माल जो हेड ऑफिस से ब्रांच की तरफ आया। अब ध्यान से सुनिएगा, आप इस माल के साथ क्या कर सकते हैं, या तो इस माल को बेच सकते हैं। अब बेच सकते हैं दो तरीके से, कैश में और क्रेडिट में। यहां पर क्रेडिट साइड पे सेल्स नहीं दिखाते, क्रेडिट सेल और कैश सेल नहीं दिखाते, जो पैसा मिला ब्रांच को वो हेड ऑफिस को रेमिट कर दिया जाता है। रेमिट मतलब ट्रांसफर, पहले ब्रांच ने पैसा लिया फिर हेड ऑफिस को ट्रांसफर करा। तो यहां पर हम इस माल से जो पैसा मिला बेचकर, वो यहां रेमिटेंसेस की हेडिंग के अंदर एक तो कैश सेल से पैसा आएगा, और अगर आपने उधार पर बेचा है तो डेटर से जो कैश रिसीव्ड हुआ है सिर्फ वो, यानी जो कलेक्शन है एक्चुअली में, वो आपने यहां पर शो करनी है टोटल मिलाकर। इज इट ओके? अब हो सकता है ना कि ये सारा माल नहीं बिका, कुछ बच गया, तो आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, या फिर आप को जो कस्टमर्स हैं उन्होंने वापस करा, कुछ डिफेक्ट था तो वो आपके पास वापस आया, आपने वो हेड ऑफिस को वापस करना है। तो आपका, अगर आपने यहां 2 लाख रुपए का माल लिखा है, ठीक है, आपका 40,000 रुपए का माल नहीं बिका, तो यहां पर वो 40,000 रुपए का माल आएगा जो आप वापस कर रहे हो हेड ऑफिस को। तो यहां पर आएगा, सेम अकाउंट का नाम है बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बट दिस इज अ रिटर्न फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। ओके, क्लियर? इसके अलावा ब्रांच के खुद के खर्चे हो सकते हैं, तो वो टू कैश के नाम से एक्सपेंसेस अकाउंट आ जाएगा आपके पास। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, हम देखेंगे और क्या क्या चीजें होंगी, बट बेसिक फॉर्मेट यही है डियर। इसके अलावा आपके पास एक दो चीजें और आती हैं, बस बेसिक फॉर्मेट यही है ब्रांच अकाउंट का। बैलेंस बीडी डाला एसेट का, बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी लायबिलिटी का, बैलेंस सीडी लायबिलिटीज का। हेड ऑफिस से माल आएगा, बिक गया तो जितना कैश कलेक्शन हुआ है वो, और अगर नहीं बिका तो हेड ऑफिस को जो माल वापस करा है वो यहां लिख दिया, खर्चे हुए ब्रांच के वो यहां लिख दिए। इसके बाद आप इस अकाउंट की बैलेंसिंग करेंगे। अगर आपके पास यहां बचता है तो दैट प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू जर्नल पी एंड एल। नाउ व्हाट इज जर्नल पी एंड एल? आप खुद सोचिए, अगर मेरा हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर था, मेरी ब्रांच बेंगलोर में भी थी, बॉम्बे में भी थी, चंडीगढ़ में भी, तो इन सबका जो अलग अलग प्रॉफिट है, जो ब्रांच का प्रॉफिट है वो तो यहां से आ जाएगा, लेकिन मेरा जो अल्टीमेट मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है वो जर्नल पी एंड एल हेड ऑफिस बनाती है, जिसमें सभी ब्रांच के प्रॉफिट और लॉस इकट्ठे किए जाएंगे और अल्टीमेट मेरे बिजनेस को फायदा हुआ या नुकसान वो देखा जाएगा। तो वो होता है जर्नल पी एंड एल। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू जर्नल पी एंड एल, और अगर लॉस होगा तो यहां आ जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू जर्नल पी एंड एल। अब डियर देखिए, अगर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है, बहुत ईजी है। आप देखिए, ये जो टू लिखा हुआ है ये क्रेडिट होता है, और जो बाय लिखा होता है उसका मतलब डेबिट होता है। देखिए एंट्री कैसे बनेगी, ये तो क्रेडिट में जाएंगे, तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू स्टॉक टू फर्नीचर टू मशीनरी, ये ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई। ठीक है, अब ऐसे ही गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी हेड ऑफिस से अगर ब्रांच की तरफ माल आया तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। खर्चे हुए हैं तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इज इट ओके? इसी तरीके से अगर आपने लाइबिलिटी का बैलेंस डाला है तो ये लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो भी है। देखा कितना इजी हो गया हमारे लिए। और जो बाय वाली चीजें हैं डेबिट है, और आप यहां देख भी सकते हैं ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा, तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा लाइबिलिटी का वो डेबिट हो गया जनरल एंट्री में, यानी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, और जो ये सेल्स है, इससे जो पैसे जा रहे हैं, इसके लिए भी आप लिख देंगे क्या, बाय कैश या बाय रेमिटेंसेस, बाय कैश ही होता है वैसे तो, बाय कैश मतलब डेबिट कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, उसके बाद जो आपने हेड ऑफिस को माल रिटर्न करा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ओके, एसेट्स, इनको भी आप डेबिट लिख देंगे, जितनी भी एसेट्स गिवन होंगी इनको डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। इज इट ओके? और नेट लॉस के लिए भी आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो देखिए ये आपके पास सिंपल फॉर्मेट हो गया ब्रांच अकाउंट का। क्वेश्चन करेंगे ना और अच्छे से समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा बहुत तो समझ आ ही रहा होगा, राइट? उसके बाद आपको हमने कहा था कि इस सिस्टम के अंदर डेटर अकाउंट भी बनता है, तो अगर बनता है तो कैसे बनता है ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो डेटर एक एसेट है तो बैलेंस बीडी आ जाएगा डेबिट साइड पर, बैलेंस सीडी आ जाएगा आपके पास क्रेडिट साइड पर। अब जिस जिस चीज से डेटर बढ़ते हैं वो यहां पर, और जिस जिस चीज से आपके डेटर कम होते हैं वो क्रेडिट साइड पर। तो आप देखिए, अगर आप क्रेडिट सेल करते हैं तो आपके डेटर बढ़ जाएंगे, तो डेबिट साइड पर आ गया। ठीक है, अगर आप डेटर से कैश कलेक्ट करते हैं तो वो हो जाएगा क्रेडिट में, ये हमें चाहिए होता है। अभी आपने देखा था हम रेमिटेंसेस में कैश रिसीव फ्रॉम डेटर ले रहे थे, तो ये हमें चाहिए होता है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो हम डेटर अकाउंट बनाकर ये मिसिंग वैल्यू निकालेंगे। और किससे डेटर कम हो सकता है, अगर आप डेटर को डिस्काउंट दे दो, डेटर बैड हो जाए, राइट? बिल रिसीवेबल आपने ले लिया डेटर से, तो डेटर कम हो जाते हैं और बिल रिसीवेबल बढ़ जाता है, तो डेटर कम हो गए, राइट? अलाउंसेस जो यहां पर इस्तेमाल होगा डियर, जो आपने शायद पहले ना सुना हो,
डिस्काउंट में क्या होता है कि आप मॉनेटरी टर्म्स में उनको गिफ्ट देते हैं या मॉनेटरी डिस्काउंट होता है आपके पास। अलाउंसेस में क्या होता है, क्वांटिटी गिफ्ट दे देते हैं हम लोग, मतलब उतने ही पैसे में ज्यादा क्वांटिटी दे देना, तो ये भी एक तरीके का डिस्काउंट ही होता है, इससे भी आपके डेटर कम ही हो रहे हैं, तो ये भी आपका क्रेडिट में आ जाता है, राइट। और कभी कभी क्या होता है, जब आपने डेटर से बिल लिया था तो जब आप उससे पेमेंट लेने गए तो उसने पेमेंट देने से मना कर दिया, यानी बिल हो गया डिसऑनर्ड। ऐसे केस में जब बिल डिसऑनर्ड हो जाता है, हम दोबारा उस बंदे को क्या बना लेते हैं, अपना डेटर, तो डेटर बढ़ जाता है अगर बिल डिसऑनर हो जाए। उसके बाद हम इसकी बैलेंसिंग करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा हमारा बैलेंस CD। इज इट ओके? तो ज्यादातर आप देखिए हमने स्टार बनाया है, तो इसका मतलब हमें कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर और बैलेंस CD चाहिए होता है। अगर ये ना दे रखा हो तो हमारे को मैंडेटरी है, हम अकाउंट बनाएंगे और मिसिंग फिगर निकालेंगे, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर और बैलेंस CD। ओके, ये हुआ बेसिक कंसेप्ट डेटर अकाउंट, डेटर सिस्टम का। अब आपको इसी वीडियो में हम और भी चीजें बताएंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना जाए, क्योंकि कई वीडियोस हमने ऑब्जर्व करी हैं उसमें इतना लेंदी बना देते हैं उस कंसेप्ट्स को। हम जानते हैं कि आप लोगों के पास टाइम कम होता है और आपको कम टाइम में ज्यादा सीखना है, राइट। तो देखिए डियर, एक्चुअली डेटर सिस्टम के अंदर भी दो कंसेप्ट है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। अब ये क्या हो गया भाई, एक्चुअली क्या होता है, हेड ऑफिस वैसे तो ब्रांच को कॉस्ट प्राइस पर ही माल भेजेगी, क्योंकि कोई अलग थोड़ा ना है बिजनेस से, ठीक है। तो अगर कॉस्ट प्राइस पे माल भेजा है तो बिल्कुल यही फॉर्मेट है जो आप लोगों ने करा, बिल्कुल एकदम सेम। डेटर अकाउंट तो वैसे ही चेंज नहीं होगा, ब्रांच अकाउंट एकदम सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रांच अकाउंट में। लेकिन अगर हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे माल भेजा है, व्हाट डज इनवॉइस प्राइस मींस? इनवॉइस प्राइस मींस कॉस्ट प्राइस प्लस लोडिंग। अब ये लोडिंग क्या होता है भाई? वही वर्ड है जो आप जानते हैं, बस उसका नाम चेंज कर दिया गया है। लोडिंग मींस प्रॉफिट, दैट इज व्हाट इनवॉइस प्राइस। अब आप इसे कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं अपने आप को समझाने के लिए, यार हेड ऑफिस और ब्रांच तो सेम ही बात है, तो फिर ये उसको सेलिंग प्राइस पे माल क्यों भेज रहा है? मतलब वो जो प्रॉफिट, मान लीजिए अगर ब्रांच हेड ऑफिस का जो माल है वो 75 का है, प्रॉफिट ऐड करके वो 1 लाख का पड़ता है। अब वो ब्रांच को 1 लाख रुपए का माल भेज रहे हैं, अब क्योंकि उसमें ये 25 जुड़ा हुआ है तो ब्रांच के P&L पे फर्क पड़ेगा ना, एट लास्ट जो प्रॉफिट लॉस होगा। तो आप एक बात बताओ, हेड ऑफिस ब्रांच को क्यों प्राइस जो है वो छुपाकर या प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दे रही है? ब्रांच तो उसकी अपनी है, उसको थोड़ा ना अपने जो है वो उस पर देना है सेलिंग प्राइस पर। आप इससे पहले अकाउंटिंग कर चुके हैं, जब एक ऑनर अपने बिजनेस से गुड्स निकालता है तो कॉस्ट प्राइस पे निकालता है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं निकालता। अब प्रॉब्लम यह है कि क्वेश्चन में तो दे दिया तो ट्रीटमेंट है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ब्रांच को हेड ऑफिस से इनवॉइस प्राइस पे माल मिलता है, तो पूरा क्वेश्चन फिर आपने इनवॉइस प्राइस से ही करना है। लेकिन क्योंकि वो ट्रू प्रॉफिट लॉस नहीं निकालेगा अगर हम इनवॉइस प्राइस पे लिखेंगे, तो हम उसे कैंसिल करते हैं। अब बच्चे पूछते हैं जब कैंसिल ही करना है तो लिखना क्यों है? इट्स एन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, सिंपल रीजन, राइट। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या होगा अगर लोडिंग के केस में होगा। एक बार दोबारा हमारा ब्रांच अकाउंट रिवाइज हो जाएगा, जितना आपने करा था 80% एकदम सेम है, तो यहां पर हम लिखेंगे टू बैलेंस BD। किसका? जितनी भी एसेट्स होंगी आपके पास उस पर्टिकुलर ब्रांच की, उनका आपके पास बैलेंस BD आ जाएगा। अगर बैलेंस BD यहां आ रहा है तो आपके पास बैलेंस CD आ गया, यहां पर सभी एसेट्स कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दीजिएगा, ओके। उसके बाद हमारे पास जैसे एसेट्स का है उसी तरीके से बैलेंस BD लाइबिलिटीज का, यहां पर आप लाइबिलिटीज का बैलेंस BD जो है वो लिख दीजिएगा। अगर लाइबिलिटी का बैलेंस BD आपने यहां लिखा है तो उनका जो बैलेंस CD है वो यहां आ जाएगा। इतना हमारे पास सेम है, आप लोग करके आए हैं, ठीक है। जो भी एसेट्स आपको गिवन होंगी, बैलेंस BD बहुत सिंपल है, उनका बैलेंस CD, ये BD दे रखा है, ये CD। अगर आपके पास कोई लाइबिलिटी पे ऑफ ना हुई हो तो एज इट इज आपके पास आ जाएगी ओपनिंग लाइबिलिटी ही क्लोजिंग लाइबिलिटी बन जाएगी। उसके बाद हेड ऑफिस से आपके पास माल आता है जिसको हम लिखते हैं गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। इट्स अ नेम ऑफ अकाउंट, राइट। यहां पर क्या हुआ है, फ्रॉम हेड ऑफिस ब्रांच के पास माल आया है, ठीक है। अब बस इसका जो प्राइस होगा वो इनवॉइस प्राइस होगा, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। अब आप माल बेचेंगे सेम, यहां से रेमिटेंसेस होंगी आपकी, कैश सेल से जो पैसा आया प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये टोटल पैसा आपने यहां लिख देना है। इज इट ओके? अगर आपने हेड ऑफिस को माल वापस किया तो वो भी आपके पास इसी नाम से लिखा जाएगा, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, दैट इज इनवॉइस प्राइस। ध्यान रखिएगा,
अब यहां पर ध्यान रखिएगा, आपके पास स्टॉक मेंशन होगा, वो भी इनवॉइस प्राइस पर होगा, ओपनिंग स्टॉक। और यहां पर जो आपके पास स्टॉक होगा, क्योंकि आपके पास हेड ऑफिस से माल आपके पास आता ही इनवॉइस प्राइस पर है, तो जो आपके पास स्टॉक पड़ा होगा वो भी इनवॉइस प्राइस पर ही होगा। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पर आ गया। इसके अलावा अगर ब्रांच के कुछ खर्चे हैं तो वो शो कर दीजिए, कैश। ठीक है, ब्रांच एक्सपेंसेस वो आ जाएंगे यहां पर। बस यहां तक सेम था आपके पास, आप देख सकते हैं यही चीजें हमने लिखी हैं, और तो कुछ नहीं लिखा हमने, वही सेम चीजें लिखी हैं सारी की सारी। ओके, अब क्या होगा, आपने जो ये इनवॉइस प्राइस लिखा है चार चीजों में, आप देखिए ओपनिंग स्टॉक में ये जो हेड ऑफिस से माल आया, हेड ऑफिस को जो आपने वापस करा, और जो क्लोजिंग स्टॉक है, इनमें जो लोडिंग है बोले तो प्रॉफिट है, वो हमें कैंसिल करना है, क्योंकि उससे ब्रांच के सही P&L पर अफेक्ट पड़ रहा था। तो अब आपको उसमें से प्रॉफिट मार्जिन निकालना पड़ता है, वो हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब पता करेंगे कि कैसे आप उसमें से इनवॉइस प्राइस में से ये पता करेंगे कि उसमें से प्रॉफिट कितना है। ठीक है, वो निकालने के बाद कैंसिल करने के लिए ऑब्वियसली अकाउंट्स में अपोजिट साइड पे चीजें लिखी जाती हैं। तो जो आपके पास स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक, इसकी लोडिंग कैंसिल करने के लिए हम यहां पर लिखेंगे स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितने अमाउंट से, याद रखिएगा लोडिंग अमाउंट से ओनली। ठीक है जी, एक तो ये हो गया आपके पास, क्लियर, लोडिंग वाला। दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक में भी होगी लोडिंग, तो उसके लिए यहां लिखेंगे सेम, क्या, बाय स्टॉक रिजर्व के नाम से। कितने अमाउंट से, सिर्फ लोडिंग कैंसिल करनी है हमें, अपने आप ये कॉस्ट प्राइस पर हो गया, आप देख सकते हैं। तो इसकी भी लोडिंग कैंसिल हो गई हमारे पास, राइट, एक ये हो गया हमारे पास। उसके बाद जो हेड ऑफिस से माल आया था उसमें भी लोडिंग है, उसे भी कैंसिल करना है, और सेम अकाउंट खोलेंगे आप लोग, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसमें भी आपके पास क्या है, लोडिंग। ओके, सिमिलरली जो आपने हेड ऑफिस को माल वापस किया है, इसमें भी लोडिंग है, तो इसे भी यहां पर लिख दीजिए, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, इसमें भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ लोडिंग अमाउंट है। ये आपके पास फुल फॉर्मेट है। जनरली आपके पास क्वेश्चन वॉइस प्राइस पर ही होता है, सिर्फ चार चीजों की आपने लोडिंग कैंसिल करनी है, ओपनिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व के नाम से, क्लोजिंग स्टॉक की स्टॉक रिजर्व के नाम से, जो हेड ऑफिस से माल आया उसकी लोडिंग, और जो हेड ऑफिस को आपने माल वापस किया उसमें। तो सिर्फ माल जो है आपके पास, स्टॉक जो है उसी के अंदर आपके पास लोडिंग है, उसी को हमने कैंसिल करना है, बाकी किसी भी चीज को छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब आप इसकी बैलेंसिंग करेंगे, अगर आपके पास यहां बचेगा तो प्रॉफिट आएगा, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर बचेगी तो आपका लॉस होगा। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।